प्रॉब्लम क्या होती है कि टियर 3 सिटीज़ में ना आज भी एक ऐसा माहौल है कि 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के बाद ना उससे ये पूछा जाता है कि बेटा तू है ना किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? वो फलाने फॉर्म आगे भर दिया तूने? मतलब उससे ये पूछा ही नहीं जा रहा कि तेरे खुद के ड्रीम क्या है? हमारे टियर 3 सिटीज़ में सरकारी नौकरी को इतना वैल्यू किया जा रहा है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा किसी स्टूडेंट में। जो लोग बोलते हैं कि मल मास में काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैंने तो मलों में शुरू किया है। अपने 19 दिसंबर 15 दिसंबर के बाद मल लग जाते हैं और टच वुड आज तक हमने हर साल ही नहीं, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने ग्रोथ की है। कभी कोई दिक्कत नहीं आई। बट उसके बावजूद भी हाँ, एक चैलेंज सबसे बड़ा आया कि हमारे राइडर्स को बहुत वो लाठियाँ पड़ती थी, मुझे भी पड़ी है। मतलब पूछते ही नहीं थे पुलिस वाले। अच्छा, आपने डिलीवरी करी है? हाँ जी, मैंने खुद डिलीवरी करी है। मुझे आज भी डिलीवरी करने में कोई संकोच नहीं है, आज भी करता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सारे काम के प्रयास में था कि पापा के बाद 2015 तक भी इन 7-8 सालों में न जाने कितने तरह के काम किए। मैंने न्यूज़पेपर बाँटे, डोर टू डोर जाकर अखबार बाँटे, ₹250 महीने की वो सैलरी मिलती थी मुझे, आज भी याद है। बढ़िया कि हमारे बेसिकली ना हमें सिखाया जाता है कि बेटा चाहे तू गाँव का मोची बन जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गाँव में तेरे जैसा दूसरा मोची नहीं होना चाहिए। मध्यम परिवार का एक लड़का जिसका बचपन बीकानेर के कस्बे छत्तरगढ़ में बीता। महज 14 साल की उम्र में पिताजी का साया सर से उठ गया। जुनून ऐसा कि सुबह अखबार बांटे तो दिन में चलती बसों में मैगजीन्स भी बेची। जो प्लान कच्ची उम्र में बनाया वो ही प्लान पकती उम्र के साथ पकता भी गया। पके हुए प्लान को अप्लाई किया तो 4 साल में 8 करोड़ की कंपनी बना ली। 2015 में छत्तरगढ़ से बीकानेर आए और बीकानेर में ही अपने बिजनेस की नींव रखी और आज करीब 1800 दुकानों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसी कंपनी जो लोगों की जरूरतों के साथ भावनाओं का भी सम्मान करती है। इस कंपनी का नाम है केडी होम डिलीवरी। आज हमारे साथ केडी होम डिलीवरी के संस्थापक नितेश गोयल चर्चा के लिए उपस्थित हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। नितेश जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। आपके जब मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें ये था कि इंश्योरेंस का मतलब LIC, टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट, तो ऐसे ही होम डिलीवरी का मतलब केडी होम डिलीवरी होना चाहिए। होम डिलीवरी मतलब केडी के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्सल मतलब केडी। पार्सल शब्द को मैं केडी से रिप्लेस कर देना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत हालाँकि 2011 में हो चुकी थी। 2011 में मैं जब छत्तीसगढ़ रहा करता था, उस दौरान ना मुझे ऐसा फ़ील होता था कि घर के हर छोटे-मोटे काम के लिए ना मुझे बार-बार बोला जाता था, मेरा निकनेम चिंटू है, तो चिंटू एक काम ये कर, चिंटू वो काम कर दे। तो घर का वो छोटू बन गया था कि जो सबके लिए सामान ला-ला कर दे रहा था। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये सामान मैं सभी के लिए भी तो ऐसा एक छोटू की ज़रूरत होती होगी ना, तो क्यों ना ये सर्विस सभी को दी जाए। बट उस समय परिस्थितियाँ फ़ेवर में नहीं थी, तो हमने वो शुरू नहीं कर पाए। हम लोगों ने इसका नाम भी रखा था सुविधा, बट हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। 2011 में अच्छा। जिस समय एंड्रॉइड वगैरह का प्रचलन शुरू हुआ ही था और एंड्रॉइड, हाँ जी, कीपैड फ़ोन हुआ करते थे। फ़ोन कॉल पे ही आपको ऑर्डर बुक करना है। सुविधा हमने नाम रखा था, मुझे आज भी नंबर याद है, 84 418 18 718 हमने नंबर लिया था उसका। और उस समय मेरी एज 18 साल पूरी नहीं थी, इस वजह से मुझे मेरे दोस्त जनक के नाम से वो सिम लेनी पड़ी थी, मुझे आज भी याद है। तो वो तब एक कंसेप्ट था दिमाग में, फिर समय के साथ मैं बीकानेर शिफ्ट हो गया और मुझे लगा कि कुछ ऐसी मतलब जॉब मेरी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकती, तो हमने सोचा क्यों ना पुराने आइडिया पे काम किया जाए। तो हमने एक B2C मॉडल की शुरुआत की दिसंबर 2019 में, जिसमें हम लोग आपके घर के वही छोटू बनते थे, जो छोटू आपके आवाज़ देने से आपका सामान लेकर, आपके फ़ेवरेट दुकान से आपका सामान लेकर आपके यहाँ डिलीवर कर रहा था। वो छोटू पहले साइकिल पे आता था, अब वो मोटरसाइकिल पे आ रहा है। पहले वो टॉफ़ी चॉकलेट में मान जाता था, बट अब वो डिलीवरी चार्ज ले रहा था। फिर ओवर द टाइम कोविड लग गया 3-4 महीने बाद, तो हमने बिज़नेस मॉडल को चेंज करते हुए दुकानदारों की एक रिक्वायरमेंट आई कि भैया हमें ना अपने ग्राहकों को सामान पहुँचाना पड़ता है, तो क्यों ना आप हमारे बिहाफ़ पे डिलीवरी कर दो। तो हमने बिज़नेस मॉडल को पिवट करते हुए B2B बिज़नेस मॉडल की शुरुआत की, जिसमें हम लोग अब दुकानदार के एक डिलीवरी पार्टनर बन जाते हैं और दुकानदार के बिहाफ़ पर उसके ग्राहक को सामान पहुँचाते हैं, जिसमें ग्राहक का हमसे कोई सीधा संपर्क नहीं है।
ग्राहक अपने दुकानदार को डायरेक्ट ऑर्डर करता है और दुकानदार हमारी ऐप पर एक ऑर्डर प्लेस करता है। हमारा डिलीवरी मैन विदिन 10 टू 15 मिनट्स उनके यहाँ से पार्सल पिक करता है और उनके बताए गए एड्रेस पर, यानी उनके ग्राहक के एड्रेस पर डिलीवर कर देता है। जिसमें हम लोग COD फैसिलिटीज़ भी देते हैं, जिसमें हम लोग पार्सल ट्रैक करने की फैसिलिटी देते हैं। बोथ साइड OTP सिक्योरिटी के साथ उनका पार्सल भी सेफ रहता है। जी। तो ये एक ओवरऑल सर्विस है हमारी। तो इसमें सीधा कस्टमर से आपका कोई लेना देना नहीं सीधा है। कस्टमर से हमारा कोई संपर्क नहीं है। एक दुकानदार के पास आप गए, हाँ जी, दुकान वाले से आपने पार्सल लिया और जहां वो जी। कहेगा वहां आपने पहुंचा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये आइडिया आया कैसे? एक्चुअल में इस आइडिया का रीज़न मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि हमारी ना एक फार्मेसी शॉप थी, मेरे फादर रन किया करते थे बस स्टैंड पे ही, जी। और मैं बस स्टैंड पे ही उसी दुकान पे बैठता था उनके साथ। तो होता ही था कि बहुत थोड़ी दूरी पे ना बहुत सारी दुकानें होती थी। वो मुझे फ़ोन मतलब हमें फ़ोन करके या हमें बोल के रखती थी कि ना यार एक 5 बजे ना गड़साना से एक बस आएगी और उसमें से तू मेरा पार्सल उतार लेगा क्या? मैं बोलता कि चलो ठीक है, हमारे सामने ही बस स्टैंड पे दुकान है, मैं उतार लूँगा बस से पार्सल। बुआ जी आ रहे हैं जी अनूपगढ़ से, मेरे बुआ अनूपगढ़ रहते हैं। बुआ जी आ रहे हैं तो चिंटू एक काम करेगा, बुआ जी को तू बस से लेकर घर पे ले आएगा क्या? तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे चिंटू की ज़रूरत तो हर घर में होती होगी ना। तो इसी को हमने, हमारा अनाज मंडी भी ना लोकल मार्केट से करीब 2 ढाई किलोमीटर दूर है। जी। तो हमारे यहाँ गाँव में द्वारिका जी की कचौरी बड़ी फ़ेमस है। तो द्वारिका जी की कचौरी खाने के लिए अनाज मंडी से उन लोगों को यहाँ आना पड़ता था। तो क्यों ना इस चीज़ को हम लोग उनको वहाँ तक वहाँ पहुँचा दें। तो ये सोचते हुए हमने एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की और उस समय डिलीवरी चार्ज इस तरह से नहीं लेते हुए हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी थी कि अगर आपको हमारी कंपनी से काम करवाना है तो आपको मुझे 100 रुपये चार्ज करना पड़ेगा और आप हमारे मेंबर बन जाओगे। ये हमारा बिज़नेस मॉडल था। फिर वो बंद कैसे हुआ? वो एक्चुअल में जब शुरू किया था हमने, पैम्पलेट्स वगैरह भी मैंने प्रिंट करवा लिए थे। कुछ मतलब कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में जब मैं घर पे ही डिस्कस कर रहा था, एक फिगर मेरा सबसे कमज़ोर रह गया था, एक एस्पेक्ट कि मैंने घर पे ये प्लान डिस्कस नहीं किया कभी। जब मैंने घर पे ये चीज़ डिस्कस करी, तो उनको लगा कि यार दिमाग ख़राब हो गया है बच्चे का, ये कोई काम होता है? गाँव में ये काम थोड़ी चलेगा। तो पढ़ाई करने की उम्र है। पढ़ाई करने की उम्र है और ये फालतू में दिमाग लगा रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाया कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँ, और तो कोई बड़ा रीज़न नहीं रहा। फिर वो बंद करना फिर पड़ा। वो बंद करना पड़ा। मतलब वो शुरू ही नहीं हुआ, 1-2 रजिस्ट्रेशन आए थे, जी। उसके बाद ही हमें उनको वापस पैसे लौटा के उसको बंद करना पड़ा तुरंत। तो आपकी एजुकेशन क्या हुई? एजुकेशन अभी तो मैं ग्रेजुएट हूँ, बट 2008 में जब पापा एक्सपायर हुए थे, मैं 10th में फेल हो गया था। तो इसमें भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जी। कि मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एक मुझसे 3 साल छोटी है निशी और एक मुझसे 7 साल छोटी है निकिता। मैंने जब 10th क्लास में मेरी एजुकेशन ड्रॉप कर दी थी, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, मैं फेल हो गया था। मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। मेरे आस-पास के जो दोस्त थे वो भी आगे चले गए थे, तो और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगे। तो हीन भावना से जब आदमी ग्रसित होता है तो वो नया स्टेप लेने में घबराता रहता है। तो फिर मैंने इसको एक बहाना दिया कि नहीं, मैं तो बिज़नेस ही करूँगा, मैं तो मेरे काम ही करूँगा, पढ़ाई-वढ़ाई कोई काम नहीं आती। मैंने 2-3 साल 4 साल अपनी ज़िद को कंटिन्यू कर भी पाया, लेकिन मेरी बहनों के सामने मेरी ज़िद चली नहीं। मेरी बहनों ने ज़बरदस्ती मेरा 12th का फॉर्म भरवाया, मुझे वो पढ़ाई करवाई। लिटरली मैं पढ़ता ही नहीं था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो बेचारी ना बुक्स लेके बोलती रहती थी और मैं सुन-सुन के उनको मेमोराइज़ कर रहा था और मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद लगा कि मैं 72% आए मेरे 12th क्लास में। तो उन्होंने कहा, भैया जब तू बिना पढ़े सिर्फ़ सुन-सुन के एग्ज़ाम दे सकता है तो पढ़ ले। तब भी मैंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। फिर 2-3 साल फिर मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी 12th के बाद। मैंने कहा तुम्हारी ज़िद पूरी हो गई ना, अब नहीं करनी पढ़ाई। तो फिर उन्होंने फिर से 2-3 साल के बाद फिर से फ़ोर्स करके मुझे मेरी बीए का फॉर्म भरवाया और प्राइवेट फॉर्म भरवा के उन्होंने फिर से वही चीज़ रिपीट करी। मुझे बोल-बोल के वो सुनाती थी। मैं फिर एग्ज़ाम दे आता था। एक दिन पहले एक रात पहले बैठते थे, अगले दिन एग्ज़ाम, और इस तरह से मैंने मेरी ग्रेजुएशन भी गिरते-पड़ते वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की। एक चलन सा है कि ड्रॉप आउट ही बड़ा बिजनेसमैन बनता है। सर ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह बहुत मैटर करती है। पढ़ाई नहीं, आपके बीकानेर के एक बड़े बिजनेसमैन है R.K. दम्मानी, हाँ जी, उनकी पढ़ाई बहुत कम हुई है। हाँ जी। जितने भी देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट होते हैं। सर मानता हूँ, ये ना ऐसा प्रचलन सा बन गया है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद ही कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है कि टियर 3 सिटीज़ में ना आज भी एक ऐसा माहौल है कि 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के बाद ना उससे ये पूछा जाता है कि बेटा तू है ना किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? वो फलाने फॉर्म आगे भर दिया तूने? मतलब उससे ये पूछा ही नहीं जा रहा कि तेरे खुद के ड्रीम क्या है?
हमारे टियर 3 सिटीज़ में सरकारी नौकरी को इतना वैल्यू किया जा रहा है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा किसी स्टूडेंट में। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा जब वो उस पढ़ाई से डिटैच हो जाएगा। इस वजह से लोग बोलते हैं कि ना ठीक है, पढ़ाई छोड़ने के बाद ही ऐसा होगा। बट मैं मानता हूँ कि पढ़ाई अपने आप में मैटर करती है, बहुत बड़ा फैक्टर है। पढ़ाई आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको इन्फॉर्मेशन का एक बहुत सारा 200 पन्नों के माध्यम से या 150 पन्नों के माध्यम से आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक मेंटोर आपके साथ ज़िंदगी भर जुड़ा रहता है जो आपके गुरुजन होते हैं। मतलब बहुत सारे। और इसके अलावा हमारी सोसाइटी में सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है, आपकी एजुकेशन क्या है? जब आपसे फर्स्ट टाइम आप ग्रीट करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? तो तब आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है। आप चाहे कितना ही बड़ा बिज़नेस कर रहे हो, एक बार आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते ही हैं कि यार थोड़ा-सा पढ़ लेता, एक डिग्री हासिल कर लेता। नहीं, आप अपने आप को ड्रॉप आउट मानते हो कि नहीं मानते? ड्रॉप आउट कह सकते हैं सर, लेकिन मैं मानता नहीं तो हूँ। बड़ा बिजनेसमैन ड्रॉप आउट ही बना है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप एक बड़े बिजनेसमैन अब हालांकि बन चुके हो, जी, पर अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है कि आप एक, मैं तो कहता हूँ अभी आपने बीकानेर में शुरू किया है। जैसा हमारी चर्चा हुई, आपने कहा कि मैं गंगानगर और अजमेर शुरू कर रहा हूँ। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड छा जाएं। थैंक यू सर। यह कंपनी आपने कोविड के आसपास शुरू की, केडी होम डिलीवरी। कोविड से 4 महीने पहले 19 दिसंबर 2019 को। हम्म, इसकी भी अपनी एक स्टोरी है कि जी, जो लोग बोलते हैं कि मल मास में काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैंने तो मलों में शुरू किया है। अपने 19 दिसंबर 15 दिसंबर के बाद मल लग जाते हैं और टच वुड आज तक हमने हर साल ही नहीं, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने ग्रोथ की है। कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कोविड में समस्या नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है। 19 दिसंबर 2019 को हमने जब शुरू किया, कोविड के दौरान कुछ चैलेंजेस आए जहाँ पर हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, तो विदाउट परमिशन हमने काम नहीं किया। हम गवर्नमेंट के पास जाते थे, मैं कलेक्टर साहब से मिला, उस दौरान कलेक्टर साहब ने तुरंत लिखित में परमिशन दी थी। इवन शुरू के 15 दिनों में, जब 22 मार्च को कोविड लगा था, तब से लेकर शुरू के 15 दिनों में तो डिलीवरी, आप ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये लोग थे ही नहीं। डिलीवरी जिनकी बंद थी, सारी एमएनसीज़ बंद थी। एकमात्र डिलीवरी सर्विस चल रही थी उस समय हमारी। हमें 4 लोगों की परमिशन मिली थी। डीएसओ सर थे उस समय, जितेंद्र भाकर जी। जी, उन्होंने मुझे परमिशन दी थी इन रिटर्न, छोटे-छोटे परमिट कार्ड बना के दिए थे। बट उसके बावजूद भी हाँ, एक चैलेंज सबसे बड़ा आया कि हमारे राइडर्स को बहुत वो लाठियाँ पड़ती थी, मुझे भी पड़ी है। मतलब पूछते ही नहीं थे पुलिस वाले। अच्छा, आपने डिलीवरी करी है? हाँ जी, मैंने खुद डिलीवरी करी है। मुझे आज भी डिलीवरी करने में कोई संकोच नहीं है, आज भी करता हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना आज टीम को गहराई से जानना है, मुझे जानना है कि आज बेसिक लेवल पे कहाँ दिक्कतें आ रही है, रूट लेवल पे, तो मैं आज भी निकलता हूँ, डिलीवरी की ड्रेस पहन के निकलता हूँ। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। आप मेरी रिसेंटली अभी 1 डेढ़ महीने पहले तक भी मैंने डिलीवरी 17 पार्सल मैंने उस दिन डिलीवर किए थे। आज भी क्या करता बात हूँ। है। आपने जब ये कंपनी शुरू की, जी। उस समय कितने लोग थे? उस समय तो सर मैं सिंगल मैंने ही शुरू किया था। उस समय मैं एक जॉब कर रहा था ऑलरेडी, किसी एक जॉब में था और पैरेलल मैं इस काम को करना चाह रहा था। जी, तब मैंने एक टेलीकॉलर हायर किया था और एक डिलीवरी मैन हायर किया था। तो 2 लोगों से कंपनी शुरू हुई थी मेरे अलावा। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीता, एक-एक व्यक्ति जुड़ते गए, कुछ लोग पीछे वाले बदलते भी गए। अभी हमारे पास 38 राइडर्स की एक टीम है और करीब 7 लोग उन टीम को मैनेज करते हैं। ये बीकानेर में टीम है। जी, बीकानेर में। अभी आप केवल बीकानेर में काम कर रहे हैं? नहीं, श्री गंगानगर में भी शुरू कर दिया अभी 1 महीने पहले। अच्छा, हाँ जी, गंगानगर में अभी टीम हमारी छोटी है। अभी वहाँ पर सिर्फ 4 राइडर्स हैं, 4 ही राइडर्स हैं और वहाँ मैनेजमेंट जो है वो भी बीकानेर की टीम से ही हो रहा है। वहाँ हम लोग ओवर द टाइम जाते हैं, हफ़्ते 10 दिन में एक चक्कर हमारा लगाते हैं हम लोग और लोकल के अंदर हमारा नए दुकानदारों को जोड़ना होता है, तभी हम लोग जाते हैं। अभी छोटी-सी टीम है, उसको ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लान तो सर ये है कि अगले 5 साल के अंदर हम लोग कम से कम 100 सिटीज़ में हम शुरू कर दें अपनी केडी सर्विसेज़ को और हम लोग टियर 3 सिटीज़ में ही रहना चाहते हैं अभी, क्योंकि टियर 3 सिटीज़ और टियर 1 सिटीज़ के बीच में बड़ा डिफरेंस है कि लॉयल्टी का, ग्राहक और दुकानदार के बीच के रिलेशनशिप का। टियर 1 सिटीज़ में दुकानदार और ग्राहक के बीच में कोई रिलेशन नहीं होते हैं। वहाँ सब अपनी मस्ती में गुम है, अपने काम धंधे में गुम है, उनको पता ही नहीं है कि नियर बाय में कौन दुकान है। वहाँ पर हम लोग अभी शुरू नहीं करना चाहते। टियर 3 सिटीज़ में बहुत सारा पोटेंशियल भी है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अभी तक वहाँ ध्यान नहीं दे रही हैं। उनको उसको और दूसरा मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता भी हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। रूट लेवल पे भी मैं खुद जाकर काम करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। टियर 3 सिटीज़ गाँवों का एक बड़ा गाँव होती हैं। आस-पास के गाँवों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिलता है टियर 3 सिटीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बीकानेर है,
तो बीकानेर के आसपास छत्तरगढ़, खाजूवाला, लूणकरण, डूंगरगढ़, बहुत सारे ऐसे गांव लगते हैं। बीकानेर से कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ से कोई व्यक्ति बीकानेर आता है अपनी दवाई वगैरह लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने फला जांच लिख दी उसको और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, जी ये दवाई लेनी है जी। गांव में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है अफोर्डेबिलिटी की। अगर आप 1 महीने को उसको प्रिस्क्राइब करोगे भी ना, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर भी दिया, तो वो 1 महीने की दवाई लेके कोई नहीं जाता। आज हमारी भी टेंडेंसी है, अपन 1 महीने की दवाई नहीं लाते, अपन 1 हफ्ते की दवाई लाते हैं, और अगर काम कर गई तो अपन और ले लेंगे, ये सोचते हुए अपन दवाई लेते हैं। ठीक वैसे गाँव में होता है। कोविड के दौरान तो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि दुकानें पता ही नहीं चलती थी खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। तो गाँव वाले व्यक्ति शहर दवाई लेने के लिए आते थे, आगे दुकान बंद मिलती थी, तो उस चक्कर में उनका पूरा दिन भी बर्बाद होता था और उनको दवाई भी नहीं मिल पाती। तो ऐसे में हम लोगों ने गाँव के मेडिकल स्टोर्स को भी हमने कवर अप किया, उन तक अपनी सर्विस पहुँचाने की कोशिश करी कि अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आए तो आप हमें भेजिए, हम आपकी बताई गई दुकान से सामान खरीदेंगे, विद बिल आपको हम बस में लगा देंगे, आप बस से उतार लेना। तो आसपास के जो गांव हैं वो भी हमारी सर्विस से लाभान्वित होते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि अभी हम लोग टियर 3 सिटी में रहते हुए अगले 5 साल में करीब 100 टियर 3 सिटीज़ हम लोग कवर करें, अलग-अलग राज्यों में। टियर 2 और टियर 1 में अभी टियर कोई 1, प्लान टियर नहीं। 2 में अभी कोई प्लान नहीं है सर। तो आपको इस क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा तो राइडर रिटेंशन का प्रॉब्लम है सर। राइडर को बनाए रखना, डिलीवरी मैन को बनाए रखना। इसके अलावा जो रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल किसी का केक डैमेज हो गया, किसी की डिलीवरी लेट हो गई, आपकी पुरानी सारी की सारी मेहनत पे पानी फेर सकता है वो। आपने अगर 1000 डिलीवरी, बड़ा थैंकलेस जॉब है ये, थैंक यू नहीं है, गालियाँ पक्की है। सर्विस इंडस्ट्री में थैंक यू नहीं है सर, मतलब फॉर श्योर गालियाँ पक्की मिलेंगी आपको। अगर आपने 100 डिलीवरी अच्छी करी, 2 डिलीवरी आपने अगर किसी वजह से लेट कर दी ना, तो वो कस्टमर आपको हमेशा याद रखेगा उस बुरी डिलीवरी के लिए। अच्छी डिलीवरी के लिए शायद आपको शाबाशी ना मिले। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है कि राइडर को रिटेंशन कैसे लाएं, उनको बनाए रखना, रोज़ सुबह-सुबह मोटिवेटेड रखना, उनकी प्रोडक्टिविटी पे काम करना। तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट तो राइडर ही है ना, जी। उसको इम्प्रूव करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जब कोई केक खराब हो गया, या अब केक एक ऐसी चीज़ है जिससे इमोशंस जुड़े हैं लोगों के। आप अपनी सेलिब्रेशन पे मंगाएँगे, कभी एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, या कुछ ऐसे मोमेंट पे मंगाएँगे, और आप एंड टाइम पे 1-2 घंटे पहले ही मंगाएँगे केक को। उस दौरान अगर जब केक डैमेज होता है, तो वो सिचुएशन में उस चीज़ को हैंडल करना काफ़ी एक टफेस्ट टास्क होता है, लेकिन हमने उसको भी क्रैक कर लिया है अभी। कैसे किया? एक्चुअल में हम लोग ये देखते हैं कि जो होम बेकर्स हैं, उन लोगों के लिए हमने स्कूटी विद एक्स्ट्रा केयर का हमने एक प्लान शुरू किया है, जिसमें वो स्कूटी विद एक्स्ट्रा केयर चूज़ करते हैं। और जनरली जो डिज़ाइनर केक होते हैं उन्हीं में ये प्रॉब्लम आती है। तो स्कूटी विद एक्स्ट्रा केयर में हमारा राइडर जो बेसिक स्पीड होती है उस स्पीड में बाइक नहीं चलाएगा। हम लोग एक ट्रेन्ड बंदे को ही भेजेंगे। दूसरा, टाइम मार्जिन में हम उनसे ज़्यादा लेते हैं, तो आपका केक भी डेलिकेट तरीके से पहुँचेगा। तीसरा, हम गर्मियों के अंदर जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि चॉकलेट वाले जो केक्स होते हैं उनको डिलीवरी की हम लोग कहते हैं कि आप अपनी पार्टी को ही बोल दो कि कार में ले जाएँ, क्योंकि एसी के अंदर मेल्ट होने का डर नहीं रहेगा। अब किसी ने मुक्ता प्रसाद से मुरलीधर व्यास कॉलोनी तक, या मुक्ता प्रसाद से पवनपुरी में कोई केक डिलीवर करवाया, एक तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो इस वजह से केक डैमेज होने का डर है। दूसरा, गर्मी जो बीच के आते हैं, 9 तप्पा दिन आते हैं सर, जी। 9 तप्पा के जो दिन होते हैं, उन दिनों में ना इतनी गर्मी पड़ती है कि केक की जो लेयर होती है ना, वो पिघल ही जाती है। ना राइडर की उसमें गलती, ना सड़क की गलती उसमें। अब मौसम के कारण ही वो पिघल गया, तो एक बड़ा चैलेंज वो भी है। तो हम लोग दुकानदार से पहले से ये बात करके रखते हैं कि आप जो डिलीवरी के लिए केक लेते हैं ना, वो वही केक लें जिसको अगले 1 घंटे में वापस से रिपेयर कर दिया जा सके। तो कस्टमर से 1 घंटे का टाइम फिर से माँग लिया और उसको फिर से रिपेयर करके हम लोग डिलीवर कराते हैं। और दूसरा, हम लोग उसको कंपनसेट कर देते हैं कुछ तरीके से, कि उसकी डिलीवरी चार्ज जो है वो वेव ऑफ कर दिया, या जो अगर केक बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, जो कवर अप करने का काम का नहीं रहा, तो फिर हम लोग एक नया केक उसके लिए प्रिपेयर करके वो हमारी कॉस्ट पे हम बेयर करते हैं उसको, और उनका सेलिब्रेशन ताकि ख़राब नहीं हो। तो ठीक है, बट कोशिश ये करते हैं कि वो ख़राब ही ना हो। अच्छा, ऐसी कोई घटना है? हाँ, हुई है ना। मतलब लिटरली ऐसा भी होता है, जैसे मान लो अभी एक है ना, मुझे याद है कि गंगा महल एक होटल है जी। यहाँ पर, यहाँ की एक डिलीवरी थी। मुझे अच्छे से याद है कि जब है ना उनका ट्रिपल फ्लोर का केक था, और उस पे ना उन्होंने राउंड बॉल्स रख रखी थी गोल-गोल। अब वो डिलीवरी के दौरान राउंड बॉल्स जो हैं वो लुढ़क के साइड में आ गई, और वो जो तीनों लेयर्स हैं ना उनकी, फ्लोर से नीचे आ गई। वो फ्लोर से नीचे आ गई, वो तीनों लेयर्स को डैमेज करते हुए आ गई।
अब ऐसा होता है कि वो तो ठीक है, जब उन्होंने टीम से बात करी तो वो बड़ा गुस्से में थे और केक भी महंगा था, करीब 2,500 से 3,000 रुपये का केक था। पहले दुकानदार से बात करी कि कुछ हो सकता है क्या, दुकानदार ने हाथ खड़े कर दिए। अब क्या करें दुकानदार ने रिपेयर करने से ही मना कर दिया कि हम रिपेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे में फिर पार्टी को समझाया गया और पार्टी को बताया गया कि भैया देखिए ये एक ह्यूमन मिस्टेक है या कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो पार्टी भी कोऑपरेट करती है सर। कभी भी लोग ना मतलब कोऑपरेट ऐसा नहीं है कि कोऑपरेट, वो गलती उनसे भी हो सकती थी, वो लोग समझते हैं। लेकिन उस दौरान वो भी नहीं समझे। उन्होंने बहुत गालियाँ निकाली। फिर हमें करना ये पड़ा कि हमें उनको एक केक भी भेजना पड़ा और अपनी कॉस्ट पर। अपनी कॉस्ट पर। और ऐसी एक घटना मेरे साथ बड़े बाज़ार में भी हुई कि हमारा एक राइडर था सतपाल करके, वो केक लेकर आया था इधर अपने रविंद्र मंच के सामने से और बड़ा बाज़ार में डिलीवरी थी, कोविड के टाइम की बात थी। उस दौरान पहले हर चौराहे पर ना पुलिस खड़ी थी और 10-10 मिनट लग जाते थे उस चौराहे को क्रॉस करने में। नौतप्पा के दिन चल रहे थे। वो केक जो है वो केक था साइड में ना एक मूंछों वाले अंकल बनाए हुए थे उस केक के साइड में। वो ऐसे लेयर चिपकाई हुई थी। अब वो लेयर में क्या हुआ जी, जैसे वो गर्मी के कारण वो लेयर जो थी मूंछों वाले अंकल जी नीचे हो गए, नीचे गिर गए और सिर्फ केक के ग्राउंड रह गया। तो लिटरली उस कस्टमर जिस दुकानदार ने वो केक भिजवाया था ना, उसने हमारे राइडर को इतना अभद्र तरीके से ना इतना सुनाया। फिर मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। उनके पापा ने मुझसे बात करी, वो बोलते कि ना मैं बीकानेर पुराना आदमी हाँ, तो थारा ऑफिस बता फला, मतलब बहुत डराने की कोशिश करी। फिर मैंने उनको समझाया अंकल कि ऐसी बात नहीं है। इसी बीच हमने इन चीज़ों को मैनेज करते हुए इनके जो एंड कस्टमर थे, क्योंकि हमारे बीच में उनका सेलिब्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, तो मैंने उनसे बात कर ली कि मैम आपका एक केक था इस तरीके से, देखिए मैं मानता हूँ गलती हमारी हो गई है, क्योंकि आप नेचुरल कॉजेज़ रीज़न नहीं दे सकते हैं। पुलिस ने रोक लिया, फलाँ ने रोक लिया, कुछ नहीं रीज़न दे सकते। आप कहोगे जी गलती हमारी ही है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम आप मुझे प्लीज़ अलाउ करिए कि मैं आपके लिए वैसा ही डिज़ाइन और बेस्ट टू बेस्ट फ्लेवर में आप जो मुझे बोलेंगे ना, मैं आपके लिए वहाँ पे पहुँचाऊँगा। तो उस दिन वो केक बना। बनने में हालाँकि 2 ढाई घंटे लेट हो गया। तो रात को करीब 10:30 बजे बनने में जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, 7 साढ़े 7 बजे तक उनको कन्विंस किया, फिर वो बना। लगभग 10:30 बजे के अराउंड वो मुझे केक मिला, तो वो केक मैं खुद डिलीवर करके आया। उसी राइडर के साथ मैं गया कि उनके घर पे और मेरे हाथों से केक मैंने उनको पकड़ाया और उन मैम ने मुझे ना उनको आँसू आ गए कि अरे थैंक यू सो मच, इतना भी कोई करता है, मतलब ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो आपने एक-एक कस्टमर पर काम किया है। एक-एक कस्टमर पे सर। मैंने कोविड में रोते हुए लोग, मैं लिटरली मैंने जब उनको हाथ में सामान दिया वो लिटरली रोए हैं सर। मेरे को रानी बाज़ार वाला सीन आज भी याद है, जो एक मित्तल स्टूडियो जो है ना, उसके पास में एक बुजुर्ग अंकल जी रहते हैं, पास में घर। रानी बाज़ार सबसे टफेस्ट कर्फ्यू एरिया था। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कर्फ्यू रानी बाज़ार वाली उस रोड पे ही था, मित्तल स्टूडियो वाली रोड पे। जी। मेरे को याद है कि वहाँ परमिशन होने के बावजूद भी आपको डिलीवरी करना अलाउड नहीं था। तो मेरे किसी नोन ने मुझे फ़ोन किया कि ना वहाँ पर मेरे गुरुजी रहते हैं उस घर में, अगर उनके घर पे और कोई सामान लाने वाला भी नहीं है, उनकी एज भी ज़्यादा है और उनकी मदर भी रहती है साथ में, वो 2 लोग ही रहते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरी मोरल ज़िम्मेदारी बन गई कि मैं उनको पहुँचाऊँ। तो कुछ देखिए कुछ गलत तरीके भी अपनाने पड़ते हैं वो चीज़ करने के लिए। मैंने उनके लिए बेकरी वगैरह का जो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट बताए वो मैंने खरीदे। उसके ऊपर मैंने दवाइयाँ खरीदी। मेरे लेवल पे मैंने कहा ये दवाइयाँ तो घर पे यूज़ हो जाएँगी। दवाइयाँ बिछाई मैंने उस थैले के ऊपर और अंदर सारा सामान लेकर मैं उनके घर पे डिलीवरी करने, मैंने वो मित्तल स्टूडियो के ठीक सामने गली है, उसके अंदर पहले बाइक खड़ी रखी। मैंने कहा पुलिस की जैसे ही यहाँ से गाड़ी निकलेगी ना पेट्रोलिंग वाली, उसके बाद भाग के फटाफट डिलीवरी कराऊँगा। तो जब मैंने उनको सामान दिया, वो लिटरली दे हैड टीयर्स कि उनकी आँख में आँसू थे कि ये ना रात को 11 बजे भी ये लड़का ना एफर्ट्स डाल के हमारे लिए कोई पार्सल लेकर आ रहा है। ऐसे न जाने कोविड में तो इतने सारे केस सर जिसमें लोग फ़ोन पर रोए हैं कितना कि हमारे बच्चे वहाँ पर कांता कतूरिया में हैं, आप प्लीज़ है ना उनके लिए वो डायपर भिजवा दो। वो एक कोई एडवोकेट थे जोधपुर के, उन्होंने मुझे तो कितना थैंक यू बोला। आप 500 रुपए डिलीवरी चार्ज ले लो नितेश भाई, लेकिन आप यार प्लीज़ करवा दो। कोविड तो मेरे लिए बेस्ट टाइम रहा, मतलब इतना पुण्य कमाया हमने कोविड में। आपने अब तक कितनी डिलीवरी कर दी? अभी टू बी एग्ज़ैक्ट बताऊँ तो 2,15,000 के अराउंड। अच्छा, आपके पास कितनी दुकानें हैं अभी अभी 1760। बीकानेर में? हाँ जी, बीकानेर लोकल में। तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं यहाँ तो? नहीं ऐसा नहीं है, बीकानेर में पोटेंशियल है करीब 40,000 दुकानों का। नहीं, यदि अपन मुख्य दुकानों की यदि बात करें, मुख्य दुकानें भी 12,000 दुकानें हैं सर।
जिनके पास आप मुख्य दुकानों में काउंट कर ही नहीं सकते। दिखने में बहुत बड़ी दुकानें होंगी, धंधा नहीं है उनके पास। दिखने में बहुत छोटी दुकान होगी, उनके पास उनसे भी ज़्यादा धंधा है। अच्छा। ऐसा होता है कि हमें धंधा मिल रहा है एक घर के किसी ऐसे कॉर्नर से। मान लो अभी अपन जहाँ बैठे हैं, ये कॉर्नर अपने सबसे फार कॉर्नर में बैठे हैं अपन। जी। इस रिमोट एरिया में भी डिलीवरीज, यहाँ पर आपकी एक बिल्डिंग है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बिल्डिंग का, रेनबो करके कंपनी चलती थी इसमें, टोक्लो करके, सॉरी। उस टोक्लो कंपनीज की सब्जी की डिलीवरी होती थी रोज के 25 से 30 पार्सल, उसके एक फ्लैट के अंदर से हम लोग यहाँ से प्रोक्योर करके लेके जाते रहे डिलीवरी। तो किसी का कोई अंदाजा नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी दुकानें वाइट लेबल वो लेबलिंग करके बैठे हैं और उनके पास बिजनेस नहीं है सर। वो सिर्फ अपने उस नाम को चलाने के लिए बैठे हैं। अच्छा। तो ऐसी 12,000 दुकानें हमें मुझे ऐसा लगता है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि 12,000 दुकानें हैं ऐसी जिनसे हमें धंधा मिल सकता है। तो पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है। हाँ, किसी आम आदमी को जरूर ये लगेगा कि 1760 नंबर बहुत बड़ा है, बट एज ए बिजनेस मुझे लगता है कि अभी तो मार्केट कुछ भी कैप्चर नहीं किया हमने। पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अच्छा नितेश जी, आपकी जो कंपनी है वो बहुत छोटी है अभी तो देखा जाए तो। जी। आपके कंपटीशन में स्विगी, जोमेटो, ये इस टाइप से बहुत है। हाँ जी। तो आपको लगता नहीं कि मुझे ये कभी खा जाएगी? ऐसा नहीं है सर। जोमेटो, स्विगी एक अलग बिजनेस मॉडल पे काम करती हैं। अगर वो मेरे बिजनेस मॉडल पे आएंगे ना तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। रीजन समझ में आते हैं, अपन समझते हैं। जोमेटो, स्विगी अभी 25 से 30% कमीशन लेती है एक दुकानदार से, फूड एंड बेवरेजेस वाले। और उनका कार्य क्षेत्र भी जो वर्टिकल्स है उनके वो भी सीमित है। वो फूड एंड बेवरेजेस तक ही सीमित है। हम लोग पार्सल डिलीवरी में किसी की भी डिलीवरी कर रहे हैं, सभी तरह के वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, वो जोमेटो, स्विगी अगर 25 से 30% कमीशन लेती हैं, जोमेटो का ही एक स्टेटमेंट है, आप गूगल पे देख सकते हैं, उनकी एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू करीब 400 रुपये। 30% कमीशन से पर डिलीवरी चार्ज 120 रुपये बनता है उनका। दुकानदार इस 120 रुपये की कॉस्ट को कवर करने के लिए कस्टमर से लेगा। वो अपने रियल प्राइस को इंक्रीज कर देता है। रियल प्राइस को इंक्रीज कर देता है तो कस्टमर को, आम आदमी को पता ही नहीं चल पा रहा कि इनडायरेक्टली उसकी जेब से ही पैसा निकल रहा है। वो डायरेक्टली डिलीवरी चार्ज ना देकर इनडायरेक्टली डिलीवरी चार्ज दे रहा है। यानी जितना बड़ा ऑर्डर उतना बड़ा नुकसान, कस्टमर को भी दुकानदार को भी। दुकानदार ये बात सोच के खुश है कि मेरे ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं। पेमेंट सेटलमेंट भी उनका एक एक हफ्ते से है। जोमेटो, स्विगी का कोर बिजनेस मॉडल है रीसेलिंग करना। हमारा कोर बिजनेस मॉडल है सर्विस प्रोवाइड करना। हम जोमेटो, स्विगी के साथ फ्यूचर में मिलकर काम कर सकते हैं बट कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जोमेटो, स्विगी की अभी सारी की सारी फ्लीट खुद की है। कुछ जगह पर उन्होंने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया अभी भी। तो आपका कंपटीटर कौन है? अभी हमारे कॉम्पिटिटर में बात किया जाए, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर में पोर्टर है, डेंजो है, शैडोफैक्स है, डिलीवरी है, स्विगी जिनी है, और अभी जोमेटो ने अपनी एक नई ऐप लॉन्च करी है, एक्सट्रीम, जो अभी तक बाजार में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। अभी अक्टूबर में लॉन्च करी है, उसके ऊपर उन्होंने मार्केटिंग भी नहीं की अभी तक। तो ये 5-6 कंपनीज हैं जो अभी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं, बट वो सब अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। जिस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से अभी भी कोई नहीं है। अच्छा, उस लेवल का कोई नहीं है। उस तरीके से काम करने वाली कंपनी कोई भी नहीं है। फिर भी आप नजर रखते हैं उन पर? बिल्कुल रखते हैं। आज कभी आप हमारे ऑफिस में विजिट करिए, आपको दिखाई देंगे। हमने सब कंपनीज के पोस्टर्स, उनका बिजनेस मॉडल हमारे ऑफिस में जगह जगह चिपका रखे हैं। उनमें क्या अपडेट्स हैं, सारे अपडेट्स लिखे जाते हैं बकायदा। अच्छा, ये कंपनी ने अब ये नया चीज़ कर दी, सोशल मीडिया के उनके एड्स क्या चल रहे हैं उन पे सारा फोकस किया जाता है। अभी वो कंपनी और क्या स्ट्रेटेजी, अच्छा उनके मालिक ने किस किस जगह इंटरव्यू दिया, वो तक अच्छा, भी वो हमें भी देखते हो वो आप? हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस इंटरव्यू से बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। तो अगर मैं उनको मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप कैसे पहुंचेंगे ऊपर तक, जब ऊपर वालों की किसी की उंगली पकड़ लो आप पहुंच जाएंगे। तो वो ऊपर है हमसे, तो उनकी उंगली पकड़ लेते हैं। कहीं तो वो लूप होल मेरे लिए कुछ तो देंगे उस इंटरव्यू में, हम निकाल लेते हैं उसमें से। आपने 4 लोगों ने मिलकर के कंपनी शुरू की। उन 4 में से अभी तक आपके साथ कौन है? मिलकर के मीन्स ये नहीं कि आपके पार्टनर थे 4, हाँ जी। पर आपने 4 लोगों के साथ काम शुरू किया। हाँ जी। हम लोग 3 थे वैसे। मैं, अच्छा। हमारे एक टेलीकॉलर और एक हमारे डिलीवरी मैन। अच्छा, टेलीकॉलर, आप 3 ही थे? हाँ जी 3 ही थे। जो हमारा डिलीवरी मैन था उसने अभी नर्सिंग स्टाफ, वो नर्सिंग का कोर्स किया था तो उसकी कहीं जॉब आ गई, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। और जो हमारी टेलीकॉलर थी उसका एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट नहीं था, बट कोविड के टाइम में किसी के पास काम ज़्यादा थे भी नहीं और उसका भी पहली जॉब थी, तो उसने हमारे साथ काम किया था। ओवर द टाइम उसका जो इंटरेस्ट था वो ब्यूटी पार्लर में था, उसने वहाँ से स्विच करके दूसरी जगह चली गई। बट
फिर भी वो आज भी हमारे साथ है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी टीम बनी, जो लोग रिप्लेस हुए, जिनको ये इश्यूज नहीं थे, कहीं भी दूसरे इंटरेस्ट उनका नहीं था, वो लोग आज भी हमारे साथ है। कोर टीम हमारी कभी छोड़ के गई नहीं, जो पहले दिन थी वो आज भी है। एक प्रोग्राम चलता है टीवी पर, शार्क टैंक। आपका कभी मन हुआ कि मैं उधर जाऊं? सर देखिए, जब चीज़ें लुभावनी होती है ना, तो सभी का मन करता है कि जाएं। बट मेरा ऐसा मानना है कि टू गुड टू बी ट्रू नहीं होना चाहिए। जैसा दिखता है उतना वैसा है भी कि नहीं। तो मैं पहले अपने लेवल पे सारी चीज़ें टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जाना चाहिए, बट अभी सही समय नहीं है। हम लोग एक बिज़नेस मॉडल अभी लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही। वो मॉडल है हमारा सास मॉडल, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि टियर 3 सिटीज़ को तो हम लोग डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, बट जो ऐसी सिटीज़ हैं जो सेमी अर्बन एरिया जिनको बोलते हैं, जैसे अनूपगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, ये अभी तक एज ए सिटी डेवलप नहीं हुई है। जैसे बीकानेर हो गई, तो वो हो गए सेमी अर्बन एरियाज़, लेकिन वो गाँव भी नहीं है। तो सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए हम लोग एक सास मॉडल लेकर आएंगे। सास मॉडल में क्या होगा जी, वहाँ पर ऑलरेडी डिमांड तो सब जगह है, डिलीवरीज की सामान ट्रांसपोर्टेशन सब जगह चाहिए सबको। वहाँ पर हम लोग अपना एक सास मॉडल देंगे कि वहाँ का लोकल व्यक्ति हमें अप्रोच करे, जैसे नोखा हो गया मान लो, कि वहाँ का लोकल व्यक्ति हमें अप्रोच करे कि जो डिलीवरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, हम उसको अपना सॉफ्टवेयर दे देंगे। आप हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करिए और कुछ अपफ्रंट फीस लेकर, और पर टास्क उससे हम लोग पर चार्ज करेंगे। उसको अपनी कोई ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डिलीवरी सिस्टम अगले दिन से शुरू कर सकता है। तो हम लोग उस सास मॉडल को जो है एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, उसमें हेल्प लेने के लिए हम लोग शार्क टैंक में जाएंगे। बट इस मॉडल के लिए हम लोग अभी शार्क टैंक नहीं जाएंगे। तो आपके पास कोई ऑफर आया कि आप हमें इक्विटी दे दो ऐसा? हाँ जी, आए ऑफर्स तो इनिशियल स्टेज पे भी आए थे, अभी भी आते हैं। रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले एक बॉम्बे की कंपनी है, उन्होंने, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, उन्होंने हमें अप्रोच किया। उन्होंने एक ऑफ़र भी दिया हमें, बट वो ऑफ़र हम लोग अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की आवश्यकता है। हमें सिर्फ़ एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें स्ट्रैटेजीज़ भी चाहिए। दूसरा ये था, इसका रीज़न ये भी है कि एक लिमिट तक आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लिमिट तक एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति ही तो 1000 करोड़ कमाने की सलाह दे सकता है ना। अगर मैं किसी व्यक्ति से जो अभी वर्तमान में उतना शायद नहीं कमा रहा है, उससे मैं अगर करोड़ों की बात पूछूँगा कि यार मुझे कैसे कमाऊँ, तो शायद वो उतनी सलाह नहीं दे पाएगा। तो मुझे चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी लेकर आएँ, जो पकड़ के मुझे मेरा हैंड होल्ड करके और आगे तक ले जाए, कि अब ठीक है, तूने जितना इस लोकल तक का काम करना था, अब लोकल से ग्लोबल की तरफ हम लेके जाते हैं तुझे। तो इसके अलावा भी एक गुजरात की कंपनी है, उन्होंने भी हमें ऑफ़र किया था। तो दोनों ही बहुत अच्छे ऑफ़र थे, लेकिन दोनों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक में तो स्ट्रैटेजी नहीं आ रही थी, और एक में इक्विटी बहुत ज़्यादा जा रही थी। इस वजह से हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बट हाँ, हम लोग फंड रेज़ करने के इस प्रोसेस में हैं। हम लोग अभी जल्दी ही फंड रेज़ करेंगे। आप अपनी कंपनी का वैल्यू क्या मानते हो? अभी मैं कंपनी की वैल्यू करीब 8 करोड़ रुपए मानता हूँ, जिसके भी कुछ एक पैरामीटर्स हैं। कुछ रेवेन्यूज़ हैं, कुछ ग्रोथ किस स्केल पे हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी किस स्केल पर है, इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या हैं, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। आज भी इंडिया करीब 23 गुना पीछे है चाइना से, लॉजिस्टिक में ओनली। अच्छा। अगर मैं गवर्नमेंट ने पिछले साल एक पॉलिसी निकाली थी, जिसका नाम था NLP, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया कि ग्लोबली लॉजिस्टिक जो कॉस्ट आती है वो 11% अभी आ रही है ऑफ द GDP, वर्ल्ड GDP, और इंडिया की GDP का 14% जा रहा है लॉजिस्टिक में। तो इस 14 से 10 पर कैसे लेकर जाया जाए, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट जब इस किसी चीज़ को ग्रो करवाना चाहती है ना, तो डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल निकल के आता है, और पोटेंशियल है तभी करवाना चाह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन उस पर भी डिपेंड करती है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो कोयला है, तो कोयला एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो कोयले की इंडस्ट्री में अगर तो डिक्लाइन है, एवरीडे डिक्लाइन है। तो फ्यूचर देखा जाएगा कि फ्यूचर में एक कस्टमर मुझे कितना 10 साल में कमाई दे देगा, 20 साल में कितनी कमाई देगा, उसके बिहाफ पर वैल्यूएशन तय होती है।
आज एक सब्जी का ठेला लगाता है कोई व्यक्ति, उसके 50 कस्टमर है जी, जिसने पर एक ऑर्डर की एवरेज वैल्यू 100 रुपये है और 50 कस्टमर उससे रोज सामान खरीदते हैं। टोटल उसके पास कस्टमर से मान लो 1000। कभी 15 दिन में कोई कस्टमर खरीद रहा है, कोई 20 दिन में खरीद रहा है, वो 1000 कस्टमर उससे सामान खरीदते हैं। 50 कस्टमर उससे रोज सामान खरीद रहे हैं, 100 रुपये रोज ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से 5000 की बिक्री वो रोज कर रहा है। 30% उसका ग्रोस मार्जिन है, जिसमें वो लगभग 1500 रुपये रोज कमाता है। जी। तो महीने के वो 45,000 रुपये कमा रहा है उन 1000 कस्टमर से। अब वो 45,000 इंटू 12, वो पूरे साल के अंदर लगभग 5.5 लाख रुपए उनको उस दुकानदार को कमा के देंगे। ऐसे ही अगले 10 साल के अंदर वो उस दुकानदार को कितना पैसे कमा के देगा। तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, उसके ब्याह पर वैल्यूएशन तय होती है। आपकी ये वैल्यू है। हमारी वैल्यूएशन हमने इसी ब्याह पर कैलकुलेट की है। आपको टोटल 4 साल हो गए। हाँ जी, 4 साल हो गए। तो उसके हिसाब से ग्रोथ अच्छी है आपकी। ग्रोथ अच्छी है, अभी हमारी लगभग 225% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है। बहुत अच्छी ग्रोथ। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। इसको हम लोग अभी इनऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का हम लोग हेल्प लेंगे। अभी तक हमने कभी नहीं किया था। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगले कुछ 1-2 महीने के अंदर ही एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की हेल्प लें और इसको हम लोग 700 से 800% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ पे पहुंचा सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। मतलब 4 टाइम हो गई। 4 टाइम करंट ग्रोथ से 4 टाइम। हाँ, करंट ग्रोथ से हाँ जी। 4 टाइम हो। तो नितेश जी, थोड़ा सा परिवार के बारे में जान लेते हैं आपके। परिवार में सर मेरे कोर फैमिली मेम्बर हम लोग 4 हैं। मेरी मदर हैं, मेरी 2 छोटी बहनें हैं और वैसे हम लोग एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में हैं, लेकिन घर भले ही दूर-दूर होंगे, लेकिन दिल से हम लोग नज़दीक हैं। मेरे बड़े ताऊ जी हैं, उनकी फैमिली में मेरे बड़े भैया हैं, अभी भाभी हैं, उनकी 2 बच्चियाँ हैं। मेरे एक और ताऊ जी हैं। मेरे पापा सबसे छोटे थे। मेरे ताऊ जी हैं, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। आप मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने हाँ वाले? जी, मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। हम्म। अभी 2015 में मैं बीकानेर शिफ्ट हुआ। पहले मैं अप डाउन किया करता था। 2 जुलाई 2015, ये भी एक बड़ी फ़िल्मी सी स्टोरी है। तो कैसे? एक्चुअली मैं बहुत सारे काम के प्रयास में था कि पापा के बाद 2015 तक भी इन 7-8 सालों में न जाने कितने तरह के काम किए। मैंने न्यूज़पेपर बाँटे, डोर टू डोर जाकर अखबार बाँटे, ₹250 महीने की वो सैलरी मिलती थी मुझे। पापा 4 साल, जब पापा 2004 से 2008 बीमार रहे, तो उस दौरान हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम लोग डेट में आ गए थे, काम वगैरह भी नहीं था, दुकान पे भी कुछ काम नहीं आ रहा था ज़्यादा, क्योंकि पापा ही सँभालते थे और अब दुकान पे मेरी दी हुई दवाइयाँ तो कोई लेगा नहीं। मेरी एज भी उस समय 13.5 साल थी, तो दादाजी बैठने लग गए दुकान पे। तो धीरे-धीरे दुकान की जो वैल्यू वो डिक्लाइन होने लग गए। तो हुआ यूँ कि ना मैं फ्री होता था, तो फिर मैंने न्यूज़पेपर बाँटने से काम शुरू किया कि सुबह-सुबह में 1 घंटा 2 घंटा लगेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर बाँटने से जो इनकम आ जाएगी उसी से काम चलाएँगे। वहीं छत्तीसगढ़ में? हाँ जी, वहीं छत्तीसगढ़ में। हम्म। दादाजी की जो पेंशन आती थी, कुछ उससे घर चलता था, कुछ थोड़ा-थोड़ा मैं जो अलग-अलग सोर्सेज़ से, जैसे बसों में मैगज़ीन बेचना, बसों में चढ़ के मैंने मैगज़ीन्स बेची हैं, कैनोपीज़ लगा के सिम्स बेची हैं, ₹40 की 2 सिम, मुझे आज भी याद है। माइक पे बेचते थे हम लोग सिम कि चले आइए, चले आइए। तो वो सब करके हमने खूब सारी सिमें बेची हैं। सिम का भी एक अलग स्टोरी थी कि मेरे सामने एक दोस्त था मेरा इब्राहिम करके, तो वो उससे मैं बड़ा इंस्पायर्ड था, क्योंकि वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था उन दिनों में। अब तो ख़ैर वो सेकंड ग्रेड टीचर है उसी सब्जेक्ट में जिसमें वो फ़ेल हुआ था। लेकिन उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड था। तो उसने मुझे सिखाया कि यार क्यों ना तू सिम भी बेच ले। उसने मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने सिम वगैरह बेची, टेलीकॉम की शुरुआत हो गई वहाँ पर। टेलीकॉम में भी मैंने सारे टारगेट्स पूरे किए। मैं छत्तीसगढ़ के टॉप रिटेलर्स में से एक था। जब टारगेट्स पूरे किए तो खूब सारी अर्निंग वहाँ से भी आती थी। बट प्रॉब्लम ये आती थी कि मेरा मैनेजमेंट नहीं था, ज़ीरो मैनेजमेंट था, जिसकी वजह से आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती थी। तो ये शुरुआत करते-करते मैं बीकानेर पहुँचा 2015 में। 2015 में मुझे ऐसा लगा, यूँ फ़ील हो ही रहा था कि यार ये तो लाइफ़ नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी ज़िम्मेदारी के बाद ना, मतलब जहाँ आपकी ज़िम्मेदारी खत्म होती है, उसके बाद परमात्मा की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो उसने ना हैंड होल्डिंग सपोर्ट शुरू कर दिया कि चलो अब इसको लेकर आते हैं ट्रैक पे। मुझे याद है आज भी कि मैं ना नहाने के लिए निकल रहा था मेरे रूम से, टॉवल लपेट रखा था मैंने। मेरी मम्मी सीढ़ियों में बैठी हैं। एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा ना फटा हुआ फ्रिज के आगे और मम्मी और फ्रिज के बीच में वो पड़ा हुआ था ज़मीन पे। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा टैप बाल्टी ऑन करते हैं,
तब तक न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी कचरा वचरा मत फैलाया करो। ये बोलते हुए मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें किशोर सर का ऐड था। मैंने कहा क्यों ना स्किल्स को ठीक किया जाए। मैंने टाइमिंग देखा, उसमें 9 बजे से 10 बजे का एक बैच था। तो मैंने सर को फ़ोन लगा दिया, मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे करके सर। तो सर ने मुझे कहा कि मैंने सर से फ़ीस पूछी। उन्होंने मुझे कहा 6000 रुपये फ़ीस थी उनकी और 100 रुपीज़ उनका या 200 रुपीज़ था रजिस्ट्रेशन का चार्ज। मैंने कहा कि सर मैं इतना पे एक साथ नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो सर ने मुझे कहा कि एक बार तुम आ जाओ। तो अगले दिन मैंने बस पता किया, सुबह 6 बजे बस भी थी। मतलब चीज़ें फ़ेवर में होती जा रही थी। 6 बजे बस भी थी एक, जो सबसे पहली बस थी। मैं उस बस के अंदर बैठ के सर के पास पहुँच गया। ये मुक्ता प्रसाद वाला ब्रिज उस समय बना नहीं था। तो बस ना इंडस्ट्रियल एरिया से घूमती हुई आती थी और पौने 3 घंटे लगते थे उस बस को पहुँचने में। तो एंड मोमेंट पे ही मैं पहुँच पाता था पूरा। फिर बस वाले से सेटिंग करी। पहले दिन जब मैंने ना क्लास ली, उस दिन सर ने एक चैप्टर, मुझे आज भी याद है कि इंग्लिश तो उन्होंने पढ़ाई, बट लास्ट के जो 15 मिनट उनका मोटिवेशन का रहता है ना, उस दौरान उन्होंने एक बात बोली कि बेटा ज़िंदगी में ना कभी भी अपराध बोध मत विकसित होने देना, अदरवाइज तुम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर तुमसे कभी कोई गलती हुई भी है ना, तो तुम हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो। भारतीय संस्कृति है, तुम्हें हमेशा दोबारा चांस मिलेगा कभी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत सारी चीज़ें ख़राब करी हैं ज़िंदगी में, शायद सर की बात सही हो। मुझे वो चीज़ पसंद आ गई उनकी। उसके बाद से मैंने ना रोज़ अप डाउन शुरू किया और मैंने करीब 2 साल अप डाउन किया है। छत्तीसगढ़ से, हाँ जी, छत्तीसगढ़ से अप डाउन बीकानेर। तो मैंने अपनी इंग्लिश तो ठीक करी ही, साथ ही साथ मैंने हिंदी पे काम किया। मैं एक मारवाड़ी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता, हरियाणवी मेरी टोन है। मैंने कोशिश करी कि मैं उन दोनों को ही मेरी लैंग्वेज में आने ही ना दूँ। तो ओवर द टाइम मैंने हिंदी पे काम किया, मेरे वोकल्स पे काम किया, कोशिश करी कि मेरी आवाज़ थोड़ी और अच्छी हो पाए। तो उसके लिए मैं सर को कॉपी करने लगा, किशोर सर की आवाज़ को कॉपी करने लगा। तो उनकी आवाज़ में वो बेस है, उनकी वो ग्रिप है कि वो दिल तक उतर जाती है। तो ऐसा करते-करते मैं बीकानेर पहुँच गया था 2015 में। फिर मैंने एक जॉब पकड़ ली। एक जॉब का ऑफ़र आ गया, तो उस जॉब से बहुत कुछ सीखने को मिला। पैसे कैसे मैनेज करते हैं, स्टाफ कैसे मैनेज करते हैं। पैसा तो चलो मिल ही रहा था, लेकिन साथ में जो अर्निंग के साथ लर्निंग मिल रही थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और जॉब करते-करते जॉब करते-करते लगा कि ये जॉब इनफ नहीं है शायद फ्यूचर के लिए। तो फिर मैंने साथ-साथ में काम शुरू किया और जब लगा कि अब बिज़नेस में पूरा का पूरा इन्वॉल्व हुआ जा सकता है, तो 14 मई 2021 को मैंने वो जॉब ड्रॉप कर दी। तो ये एक ओवरऑल जर्नी फिर रहा। 100% आप इधर आ गए। 100% तो नहीं कहूँगा सर, 90% मान लीजिए। साथ ही साथ मेरे पास पोस्ट ऑफिस का काम भी है। अभी भी है? हाँ जी, मेरी पोस्ट ऑफिस की एजेंसी है, जो कि काफ़ी लंबे समय से है। मेरे फादर ने दी थी, जनवरी 2008 में मुझे सौंप के ही गए थे वो। जून 2008 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो उस दौरान उन्होंने मुझे वो पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ली थी, जो जिसका पर्पज़ मेरा नेटवर्किंग ही है। मतलब उससे पैसा कमाना मेरा पर्पज़ नहीं है। उससे लोगों से जो जुड़ाव बना रहता है ना, वो मेरा पर्पज़ है। उसके लिए मैंने एक अलग व्यक्ति को हायर कर रखा है, जो मैनेज करता है। शायद मुझसे मैं जो इनकम करता हूँ, उसका मेजर चंक तो वही ले जाता होगा। लेकिन फिर भी लोगों के साथ जो जुड़ाव बना रहता है ना, वो मेरा बेसिक पर्पज़ है उस पोस्ट ऑफिस की एजेंसी को रन करने का। तो वो भी है, अभी भी चल रही है। अच्छा, केडी होम डिलीवरी के बारे में आप हमें कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ जी, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फेदर इन द कैप होती हैं। जैसे कि हम लोग अभी स्टार्टअप इंडिया सर्टिफाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, जिसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बहुत सारी कुछ सुविधाएँ आपको उपलब्ध कराती है। यानी स्टार्टअप के रिगार्डिंग एक स्टार्टअप को एक जो उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाती है। उसी तरह राजस्थान गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है, आई स्टार्ट राजस्थान नाम से, हम उसमें भी सर्टिफाइड हैं। हमने कंपनी भी अभी इनकॉर्पोरेट कर दी है, अभी हम लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा। हाँ जी, 22 अगस्त 2021 को हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। करीब 2.5 साल से हम लोग अभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। आपकी 2 सिस्टर्स हैं, जी। क्या करती हैं? एक जो मुझसे 3 साल छोटी है, निशी, उसका अपना बुटीक है। वो भी, उसने भी बड़ा स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में। हम साथ-साथ हम लोग सबने ही काम किया, सब लोग साथ ही थे। उसने वो अभी वो टीटी कॉलेज से बीएड भी कंप्लीट है उसका, डबल एमए है वो भी। लेकिन उसका ना जो
अंदर से जो होता है ना कि मुझे जॉब तो नहीं करना है, वो भले ही एक प्रोफेशनल डिग्री उसने बीएड की ले ली, लेकिन उसको अंदर से है कि मुझे ना एक बिज़नेस ही करना है हमेशा। तो उसने एक छोटी-सी सिलाई मशीन से शुरू किया था घर पे, अभी उसके पास भी 3 टेलर्स हैं और वो आप उसको जो मर्ज़ी डिज़ाइन दे दें, बिना किसी डिग्री के, फ़ैशन की कोई डिग्री नहीं है उसके पास, लेकिन आप उसको मोबाइल से कोई भी डिज़ाइन दुनिया का, वो आपको सिल के दे देगी। अच्छा, हाँ जी, और तो जो आपके साथ नहीं आई वो काम करने के लिए? एक्चुअली उसका इंटरेस्ट सिलाई में ही था शुरू से ही। अच्छा, वो पहले ना घर पे करती थी छोटी वाली सिलाई मशीन से, जो मम्मी को कभी मिली थी, परिवार से, ननिहाल से मिली थी, दहेज में? दहेज में। हाँ। मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता था बट हाँ, वो उस पे ना वो काम। दहेज तो पापा को मिला वैसे। हाँ, तो वही मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये हाँ, वर्ड भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, हाँ। तो इसलिए वो मम्मी को मिली थी, मम्मी उसी चीज़ को है ना उसने फ़ॉलो किया। उसका शुरू से ही उस पे इंटरेस्ट था और वो आज एक फ़ैशन डिज़ाइनर, एक तरह से फ़ैशन डिज़ाइनर ही बोलेंगे, क्योंकि वो आपको ड्रेस देख के ही बता देगी कि इसमें मैं आपको इतने दिन में करके दे दूँगी। और बहुत बड़े-बड़े घराने अभी हमारे से जुड़े हैं, बहुत अच्छी-अच्छी फ़ैमिलीज़ में अभी वो जाती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो उनको जानते होंगे बहुत सारी फ़ैमिलीज़ तो। छोटे वाली सिस्टर है, उसको वो हीना आर्टिस्ट है, मेहंदी लगाती है उसको। हमें वो कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि काम क्या करती हैं। हमें ये फ़र्क पड़ता है कि बनिए कि हमारे बेसिकली ना हमें सिखाया जाता है कि बेटा चाहे तू गाँव का मोची बन जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गाँव में तेरे जैसा दूसरा मोची नहीं होना चाहिए। तो छोटी बहन को मेहंदी लगानी आती है, तो मेहंदी से उसने टूटे-फूटे तरीके से शुरू किया। आज आप उसको कोई भी है ना उसको स्ट्रक्चर दे दो, वो सारा मेहंदी पे उतार देगी। इवन वो अभी प्रयास कर रही है एक नया तरह का कल्चर लेकर आने की, कि आपका फेस आपके मेहंदी से बना देगी, आपके हाथ से, हाथ पे। अच्छा। अभी जल्दी शुरू कर देगी वो। हुँ। स्केच तो बनाती है वो, बहुत अच्छा उसका आर्ट बहुत अच्छा। अभी पेंटिंग्स के लिए भी ना उसके ऑफ़र्स आने लग गए। उसने रिसेंटली 2 पेंटिंग्स बनाई थी। एक पेंटिंग को उसको 25,000 रुपीज़ का है ना ऑफ़र आया कि पेंटिंग खरीदने के लिए। मुझे लगता है कि बढ़िया ही है, मतलब उसको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। पैसा बहुत बाद की बात है, लेकिन उसका खुद का कॉन्फिडेंस कितना आएगा कि जिस फ़ील्ड में मैंने टाइम दिया, वो मुझे वापस रिज़ल्ट दे रहा है। बीकानेर चौपाटी है, आपने देखा होगा। जी। तो बीकानेर चौपाटी में जो बीच में एक सूर्य महल करके जो एरिया बना हुआ है, उसके बीच में जो एक पिलर है, सेंटर में पिलर है ना, पूरा गोल पिलर है। उस पे आप देखेंगे तो पहले वो खाली पत्थर था। अभी जो डिज़ाइनिंग हो रखी है ना सारी की सारी, वो उसी ने की है कंप्लीट। वो क्या उसका बात है! कॉन्ट्रैक्ट उसी के पास ही था। तो आप देखेंगे वो पूरा शोभा बढ़ा रहा है पूरा उस सूर्य महल की। तो दोनों सिस्टर्स अपने-अपने काम में बहुत, मुझे खुशी है कि वो दोनों अपने काम में व्यस्त है। दूसरा, बीकानेर जब आए सर, तो पहला मकसद था कि दोनों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। वो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रहे इस चीज़ को लेकर कि क्योंकि ओवर द टाइम सर मुझे फ़ील होता है कि 22-23 साल के बाद ना एज़ ए मैन या एज़ ए यंगस्टर आपको फ़ील होने लगता है कि यार पैसा मुझे माँगना पड़ रहा है, मेरे घर वालों से माँगना पड़ रहा है। तो वो फ़ील उनको नहीं आना चाहिए। वो पहले से सीख जाएँ कि यार मैं जब तक उस एज में आऊँगी ना, मैं खुद कमा रही हूँ, मुझे नहीं भाई से लेना। इस पर काम किया इस पे काम किया। हुँ। दूसरा, वो घबराए नहीं, तो दोनों को शुरू से कराटे सिखाए। दोनों कराटे बहुत अच्छी कराटे आते हैं दोनों को। तो वो भाई की जान बचा सकती है अभी। शायद भाई कभी काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो ज़रूर भाई का काम निकाल देंगी। भाई को कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो शुरू से हमने उन चीज़ों पे काम किया है। किशोर सर की गाइडेंस रही है उसपे सर। मैं सारा क्रेडिट उसमें किशोर सर को देना चाहूँगा। क्योंकि सर ने ही मुझे समझाया कि बेटा तुझे इस तरह के माहौल में रहना है, इस तरह की जगह पे घर लेना है। एक-एक चीज़ उन्होंने हैंड होल्डिंग सपोर्ट आज भी, मतलब क्लासेस तो कितनी पुरानी बात, 2015 की बात हो गई। आज भी मुझे कभी भी थोड़ा-सा भी लो फ़ील करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ़ादर जैसा रोल उन्होंने ना प्ले किया। मैं उनको, मतलब ये बड़ी बात है मेरे लिए ये स्वीकार करना भी कि वो मतलब इतना वैल्यू मेरी लाइफ़ में ऐड किया उन्होंने। कभी लो फ़ील नहीं होने देते वो। नितेश जी, आप हमारे यहाँ पधारे, थैंक यू सो मच आपका सर। बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। आपने इतना मौका दिया मुझे ये अपनी सारी बात आपके सामने रखने का, इतना कंफर्टेबल तरीके से, और दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। जी, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर।